Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Adib. Okay, last time हमने डिस्कस किया था लैटिस हीट कैपेसिटी को और हमने ये कहा था कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं लैटिस हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। थोड़ा सा मैंने उसको डिटेल में डिस्कस भी किया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहरहाल उसके बाद हमने क्लासिकल थ्योरी को देखा कि क्लासिकल थ्योरी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो हमें ये पता लगा कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो हाई टेम्परेचर के तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देती है, यानी क्लासिकल थ्योरी का रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बिल्कुल मैच करते हैं। CV=3R हमने फार्मूला ड्राइव किया था, बट लो टेम्परेचर पे हमें जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो हमने फार्मूला निकाला था क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से, वो हमारी कोई हेल्प नहीं करता। तो अब हम जो है अभी क्वांटम थ्योरी की तरफ चलते हैं। आइंस्टाइन ने भी अपनी एक थ्योरी दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसने प्लांक्स हाइपोथेसिस की हेल्प ली। हमें पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है जैसे, वो भी प्लांक्स हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करता है। इन द सेम वे जो आइंस्टाइन थ्योरी है ये भी प्लांक्स हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एवरी लैटिस एटम, यहाँ पे हमारे पास जो लैटिस एटम्स होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ओके, कोई भी मटेरियल है उसका क्रिस्टल है, तो यहाँ पे पता है लैटिस एटम्स होते हैं, यहाँ पे लैटिस एटम्स है हमारे, सॉरी, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी में हमने ये कहा कि हर जो लैटिस एटम है जब इसको हम हीट अप करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा और वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर बिहेव करेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने ये कहा कि हर लैटिस एटम ऑसिलेट करेगा, बट दिस टाइम हम इसको क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे लेंगे। और इसका डिफरेंस क्या पड़ेगा वो बताता हूँ। ओके, सबसे पहला पॉइंट हमें ये क्लियर हुआ कि इसमें हर लैटिस एटम को हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे लेते हैं, इसीलिए इसकी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती। क्लासिकल थ्योरी में हमने जब क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था तो एनर्जी हमारी कंटिन्यूअस थी। यहाँ पे क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसकी जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा बल्कि डिस्क्रीट होगा। ओके, इसके अलावा हमारे जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज को भी फॉलो करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन प्लांक्स हाइपोथेसिस। मेन पॉइंट इसका कि ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ये प्लांक्स हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करती है। ओके, तो प्लांक्स, अच्छा इसका पांचवा पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो आप लिख लेंगे। और उस वो असम्पशन ये है, हमने ये अज्यूम किया कि ऑल द हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ऑल द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स विल ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये सारे के सारे जो ऑसिलेटर्स हैं ये एक ही फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी में भी ये पॉइंट मैंने बताया था, वो पॉइंट बिल्कुल सेम है। बहरहाल चूंकि हम प्लांक्स हाइपोथेसिस की हेल्प ले रहे हैं तो हमें पता है प्लांक्स फार्मूला क्या कहता है, एक फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, E=h/μ। अगर हमारे पास जो है वो ये n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं तो इनकी एवरेज एनर्जी अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगी, n+1/2h/μ। ओके, अब उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर हम देखें तो एवरेज एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एनर्जी अगर हमें चाहिए, अगर हमारे पास बहुत सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और हमें इनकी एवरेज एनर्जी चाहिए तो वो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास n हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी थी, अब अगर हम एवरेज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी निकालना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि आप एनर्जी की वैल्यू पुट करें e⁻⁻e dx dpx ओवर इंटीग्रल e⁻⁻e dx dpx, इस फॉर्मूले की हेल्प लें। जब हम ये e की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो पुट करने के बाद एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर हम ये सिर्फ एक हार्मोनिक ऑसिलेटर को देखें और हम ये फर्ज कर लें कि ये सिर्फ वन डायमेंशन में जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ओनली वन डायमेंशन में ऑसिलेट कर रहा है, तो हमारे पास इसकी एवरेज एनर्जी क्या आएगी, h/2 प्लस h/2 ओवर e⁻h/2 ओवर k बीटा t
-1। ए स्क्वायर क्या है, h ओवर 2 पाई के इक्वल होता है, हमें पता है। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है जिसके साथ वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। के बीटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी क्या है, टेम्परेचर को यहाँ पे शो कर रहा है। ओके अगर हम अब ये तो मैंने लिया ना कि एक ऑसिलेटर को, अगर मैं तमाम ऑसिलेटर्स को लूं, सारे लैटिस एटम्स को लूं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं, और मैं ये कहूं कि ये सारे लैटिस एटम्स जो है वो 3 डायमेंशन में ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी मेरे पास n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है। मैंने ये फर्ज कर लिया कि मेरे पास मेरे मटेरियल के क्रिस्टल में n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और वो 3 डायमेंशंस में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो फिर मेरा यही फार्मूला कैसे बनेगा, जस्ट मैं 3n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से क्यों किया, क्योंकि 3 डायमेंशंस ले रहे हैं। n से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को यहाँ पे अज्यूम किया है। तो 3n h का ओमेगा ओवर 2 सेम आ गया, प्लस यहाँ भी सिर्फ 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, h का ओमेगा ओवर e की पावर h का ओमेगा ओवर k बीटा t -1 सेम आ जाएंगे। उसके बाद हमने निकालनी है अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे ये बता दूं कि एनर्जी की वैल्यू पुट करके उसकी डेरिवेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रूव करते हैं, यहाँ पे उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हो तो इसके मार्क्स नहीं कट होंगे आपके। बहरहाल यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या लेटेस्ट हीट कैपेसिटी जो हमने निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं, क्लासिकल थ्योरी में भी ऐसे निकाली थी कि हम एवरेज एनर्जी का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके CV इज इक्वल टू, जब इस एवरेज एनर्जी का हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 0, प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, देखिए ये 0 क्या है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये सारा ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक है ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म एज इट इज। अब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना होता है, क्वोशिएंट रूल हमें ये बताता है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, 3 भी कांस्टेंट है, n h का ओमेगा ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव में चेंज देता है और कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आती, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। कैसे लेंगे भाई, अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अगर मैं लूं तो मैं कैसे लूंगा कि सबसे पहले मैं इसको सेम लिखूंगा, e की पावर h का ओमेगा ओवर k बीटा t आ जाएगा। उसके बाद अब मैंने इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है, h का ओमेगा ओवर k बीटा t का डेरिवेटिव लेना है। कैसे लूंगा, यहाँ मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, d/dt h का ओमेगा ओवर k बीटा t, इसमें ये सारे कांस्टेंट हैं तो h का ओमेगा ओवर k बीटा सेम आ जाएंगे, बाकी रह गया 1/t, यानी d/dt, t 1/t है, t ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -1, तो h कट ओमेगा ओवर k बीटा -1, पावर रूल है कि पहले आप -1 को लिखें, t फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे तो t -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं -h कट ओमेगा ओवर k बीटा, ये t की -2 है, नीचे आके t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मैंने जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास क्या आया, -h कट ओमेगा ओवर k बीटा t का स्क्वायर, -1 का डेरिवेटिव लूंगा तो वो भी मेरे पास 0 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ इसकी समझ आ गई होगी। इसको रेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ओके चलें, अब इसके बाद यहां तक तो हो गया, CV इज इक्वल टू 0 है तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा जी। और अब ये 0 भी खत्म हो गया, ये माइनस रह गया और ये वाला माइनस रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 3n h का ओमेगा से मल्टीप्लाई तो h का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ओवर k बीटा t का स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर h का ओमेगा ओवर k बीटा t, इसको सेम लिख देंगे, ओवर e की पावर h का ओमेगा ओवर k बीटा t -1 होल का स्क्वायर आ जाएगा।
सी वी इज इक्वल टू 3n आ गया। 3n के बाद अब देखिए के बीटा से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। के बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, बाकी एच का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर यहाँ के बीटा था ना, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया है, तो अब ये बन जाएगा के बीटा का स्क्वायर। आगे क्या करना है मेरे पास टी स्क्वायर, बाकी सेम e की पावर h का ओमेगा ओवर के बीटा t ओवर e की पावर h का ओमेगा ओवर के बीटा t माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अब हम पुट करेंगे h का ओमेगा ओवर के बीटा, इसको हम पुट करेंगे इक्वल टू थीटा ई। व्हाट इज थीटा ई? थीटा ई इज द आइंस्टाइन टेम्परेचर। थीटा ई क्या है, उसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर। तो सी वी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3n के बीटा एच का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और के बीटा का स्क्वायर है तो लिहाजा हम थीटा ई का स्क्वायर लिखेंगे ओवर टी का स्क्वायर सेम आ गया। ई की पावर यहाँ फिर वही है एच का ओमेगा ओवर के बीटा, इसकी जगह हम लिखेंगे थीटा ई ओवर टी आ जाएगा ओवर यहाँ फिर ऐसे ही है एच कट ओमेगा ओवर के बीटा, इसकी जगह थीटा ई आ जाएगा ओवर टी रह जाएगा माइनस 1 होल का स्क्वायर। अगर हमारे पास 1 मोल मटेरियल है, 1 मोल मटेरियल तो हमें पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो हम n की जगह Na लिखेंगे 3Na के बीटा थीटा ई ओवर टी होल का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इसको दोनों का स्क्वायर था तो मैंने थीटा ई ओवर टी होल का स्क्वायर लिख दिया इसको, e की पावर थीटा ई ओवर टी ओवर e की पावर थीटा ई ओवर टी माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे Na के बीटा, इसको हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये R के इक्वल है। क्लासिकल थ्योरी में भी हमने पुट किया था जनरल गैस कांस्टेंट। ओके, CV इज इक्वल टू 3R आ जाएगा थीटा ई ओवर टी होल का स्क्वायर e की पावर थीटा ई ओवर टी ओवर e की पावर थीटा ई ओवर टी माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज द आइंस्टाइन रिलेशन फॉर लैटिस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। ओके, अब इसके आगे हमने कुछ केसेस को जो है वो डिस्कस करना है। अब हम देखेंगे क्या ये जो हमने रिलेशनशिप निकाला है, क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ भी जो है वो मैच होता है या नहीं आता। तो हम दो केसेस लेते हैं जैसे हमने क्लासिकल थ्योरी में लिए थे। तो पहला केस, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा। हाई टेम्परेचर पे जो आइंस्टाइन का टेम्परेचर है इट विल बी वेरी वेरी लेस देन द टेम्परेचर T। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर T की वैल्यू बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो T की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और आइंस्टाइन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। थीटा E की वैल्यू हमें पता है h का ओमेगा ओवर k बीटा, अगर पुट करें तो h का ओमेगा वैसे ही आ जाएगा, k बीटा जो इधर डिवाइड होगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा k बीटा t। अगर जब ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो फिर हम पुट कर सकते हैं e की पावर थीटा e ओवर t की जगह 1 प्लस थीटा e ओवर t। ओके, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे cv इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3r है तो मैंने वहां 3r लिखा, थीटा e ओवर t होल का स्क्वायर है वहां भी थीटा e ओवर t होल का स्क्वायर आ गया, e की पावर थीटा e ओवर t इसकी जगह मैंने पुट किया है यहाँ पे 1 प्लस थीटा e ओवर t ओवर e की पावर थीटा e ओवर t यहाँ फिर है तो इसकी जगह फिर से हम लिखेंगे 1 प्लस थीटा e ओवर t माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखिए प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया। ओके, इसके अलावा अब ये थीटा ई ओवर टी होल का स्क्वायर है, ये भी थीटा ई ओवर टी होल का स्क्वायर है तो ये आपस में कैंसिल हो गए। जब थीटा ई बहुत कम है और टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमें पता है कि नेचुरल टर्म बहुत बड़ी और कम हो, जैसे 1 ओवर 1000 है, ठीक है, या 10,000 है, तो ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाती है। तो ये 0 हो गया, बाकी क्या रह गया 1, 3r जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3r आ जाएगा। ये वही रिजल्ट है जो हमने क्लासिकल थ्योरी में निकाला था। तो हमने ये तो देख लिया कि आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ जो है वो मैच होता है। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे T की वैल्यू कम हो जाएगी और आइंस्टाइन टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, थीटा की वैल्यू पुट करें h का ओमेगा ओवर k बीटा जो था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, k बीटा t आ गया जैसे यहाँ पे आया था। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम पुट कर सकते हैं e की पावर थीटा e ओवर t माइनस 1 की जगह e की पावर थीटा e ओवर t इस रिलेशनशिप के अंदर। अब मैं पुट करूंगा, देखें cv इज इक्वल टू 3r थीटा e
ओवर टी होल का स्क्वायर सेम आ गया वैसे ही जी, e की पावर थीटा e ओवर टी, ये भी उसी तरह लिखा जाएगा। नीचे वाली चीज e की पावर थीटा e ओवर टी -1, इस पूरे की जगह मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, e की पावर थीटा e ओवर टी होल का स्क्वायर आ जाएगा जी। ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये इसकी एक पावर से कट हो जाएगी। मेरे पास क्या रह जाएगा बाकी 3r, ओके मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। मेरे पास CV की वैल्यू क्या रहेगी बाकी 3r थीटा e ओवर टी होल का स्क्वायर, ये e की पावर थीटा e ओवर टी की पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस थीटा e ओवर टी आ जाएगा हमारे पास। लो टेम्परेचर पे तो यहाँ से अगर हम देखें तो सारे कांस्टेंट हैं, CV प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 ओवर टी के स्क्वायर के, ठीक है। CV यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे ये वाला रिजल्ट दे रहा है प्रोपोर्शनल 1 ओवर टी स्क्वायर, जबकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली तो CV प्रोपोर्शनल होता है टी क्यूब के। लो टेम्परेचर पे CV जो है वो टी क्यूब लॉ को फॉलो करता है, इसको फॉलो नहीं करता। तो इट मींस लो टेम्परेचर पे आइंस्टाइन की थ्योरी भी फेल हो जाती है लेटेस्ट हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। तो इट मींस बट ये चीज है कि 3r CV 3r क्लासिकल थ्योरी तो टेम्परेचर डिपेंडेंस बता ही नहीं रही थी। आइंस्टाइन की थ्योरी हमें ये जरूर बता रही है कि लो टेम्परेचर पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लेटेस्ट हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ओके। तो इट मींस के डिपेंडेंस जरूर शो करें, कुछ ना कुछ आइंस्टाइन की थ्योरी ने एक्सप्लेन किया क्लासिकल से कुछ बेटर, बट ये भी लो टेम्परेचर पे फेल है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें आइंस्टाइन के रिलेशनशिप का तो फिर हमें कुछ इस तरह की कर्व मिलती है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। तो इट मींस यहाँ पे हम लिखेंगे एट द एंड, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिखेंगे आइंस्टाइन थ्योरी explains lattice heat capacity at high temperature but fails to explain lattice heat capacity at low temperature. I hope आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। If you like the video then please like, share and subscribe. Allah Hafiz.